तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक सिखाने वाला, समझाने वाला हूँ। उस टॉपिक का नाम है फॉरेन करेंसी। और आज हम लोग फॉरेन करेंसी का पहला सम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें आज पहले सम में हम लोग इनपुट वाला ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड किया जाता है वो देखेंगे, कैसे समझेंगे। इनपुट वाला केस है, तो देखो क्या लिखा है। ऑन 1 Jan 2013 द मरीना लिमिटेड एन ए इंडियन इम्पोर्टर। ओके, 1 Jan 2013 को मरीना लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो एक इंडियन इम्पोर्टर है जिसने परचेज किया $250,000 वर्थ गुड्स फ्रॉम जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी ऑफ यूएसए। ओके, तो यूएसए में एक कंपनी जिसका नाम है जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी, जिससे उन्होंने इंपोर्ट किया $250,000 का इंपोर्ट किया। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? परचेज किया। क्या परचेज किया? गुड्स परचेज किया, लिख के दिया यहाँ पे। अब जाहिर सी बात है, अगर आप लोग परचेज करेंगे तो उसका पेमेंट देना पड़ेगा। तो आप लोग पेमेंट कब कब करने वाले उसके बारे में नीचे लिख के दिया। द पेमेंट फॉर द इम्पोर्ट वॉज मेड एज फॉलोज। ओके, तो इम्पोर्ट का पेमेंट कब कब करने वाला उसके बारे में लिख के दिया है। 10 Feb 2013 $1 लाख। तो 10 Feb 2013 को $1 लाख का आपने पेमेंट किया, मतलब मरीना लिमिटेड ने पेमेंट किया है। 15 March 2013 को $75,000 का पेमेंट किया है। एंड 20 April 2013 को $75,000 का पेमेंट किया है। ठीक है, आगे लिखा है द मरीना लिमिटेड क्लोज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31 March एवरी ईयर। ठीक है, तो मरीना लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो हर साल अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करती है 31 March। जो भी ईयर होगा वो आप लोग को क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा। तो हर एवरी ईयर वो 31 March को अपने अकाउंट को क्लोज करती है। फिर आगे लिखा द एक्सचेंज रेट फॉर $1 वॉज एज फॉलोज। तो $1 का रेट क्या था, किस तारीख को, उसके बारे में यहाँ पे लिख के दिए। 1 Jan 2013 को डॉलर का रेट था 49 रुपीज़। 10 Feb 2013 को डॉलर का रेट था 49.50। उसी तरह सबका डेटा यहाँ पे लिख के दे दिया। ठीक है, बाद में देख लेंगे। तो बोला है पास जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री को पास करने बोला है। एंड ऑल्सो प्रिपेयर जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। तो हमें जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट बनाने बोला है। एंड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट भी बनाने बोला इन द बुक्स ऑफ मरीना लिमिटेड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। और उसको वर्किंग नोट को करने के लिए 5 से 7 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मतलब डिपेंड अपॉन आपके कैलकुलेशन की एक्यूरेसी कितनी है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, पहले वर्किंग नोट करेंगे, देन बाद में हम लोग सम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है। तो वो क्वेश्चन नंबर 15 का डेट पर्टिकुलर्स रेट ऑफ एक्सचेंज। वर्किंग नोट आप लोग कैसे भी लिख सकते हो, कैसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो ले स्टार्ट। पहले शुरुआत करते कौन सी तारीख से हो रही है, तो मैं आपको दिखा दूँ क्वेश्चन में। अगर मैं आपको क्वेश्चन में दिखाऊं तो कहानी की शुरुआत होती है 1 Jan 2013 को। 1 Jan 2013 को हमने इंपोर्ट किया। कितने डॉलर का इंपोर्ट किया है हमने, देख लो यहाँ पे। परचेज़ किया मतलब $2 लाख, $250,000 का हमने परचेज़ किया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 Jan 2013 को हमने परचेज़ किया है। परचेज़ मतलब इंपोर्ट किया है। कितने डॉलर का परचेज़ किया है? $250,000 का। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और उस टाइम पे डॉलर का रेट क्या था 1 Jan को? 1 Jan को डॉलर का रेट क्या था आपको अगर मैं क्वेश्चन में दिखाऊँ तो 1 Jan 2013 को डॉलर का रेट था 49। तो मैं यहाँ पे 49 लिख दूँगा। तो $49 था। ठीक है, तो कहानी जिस सीक्वेंस में चली उस सीक्वेंस में आपको ट्रांजेक्शन को क्या करना है, रिकॉर्ड करते हुए चलना है। तो 1 Jan को परचेज़ किया, तो परचेज़ किया तो आपको पैसा देने का टाइम आएगा। तो पैसा मैंने कब कब पे किया उसके बारे में नीचे लिख के दिया था। पेमेंट ऑफ द इम्पोर्ट 10 Feb 2013 को मैंने $1 लाख का पेमेंट किया। 10 Feb देखो यहाँ पे लिख के दिया है, दिख रहा है ना, 10 Feb 2000 $1 लाख। और उस टाइम पे डॉलर का रेट कितना था 49.50। देखो यहाँ पे 10 Feb को, तो वो लिख देते हैं यहाँ पे। तो मैंने फर्स्ट पेमेंट किया 10 Feb 2013 को मैंने पेमेंट किया, इसलिए मैं लिखूँगा पेमेंट पेड। पेमेंट पेड, तो कितने डॉलर का पेमेंट किया मैंने? $1 लाख का। और उस टाइम पे डॉलर का रेट कितना था? डॉलर का रेट था 49.50।
बस अब आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है कि पेमेंट करते समय आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो सोचो, सिंपल है, आपने परचेज़ किया 49 में और आप सामने वाली पार्टी को पैसा दे रहे हो 49.50, तो पैसा ज़्यादा दे रहे हो। तो अगर आप पैसा ज़्यादा दोगे तो आपके लिए लॉस है। तो सेम तारीख लिखने का 10 Feb 2013, तो ये मेरे लिए लॉस है। तो मैं लिखूँगा FEF, उसको लॉस में रिकॉर्ड करूँगा। कितने डॉलर का लॉस हो जाएगा मुझे? 0.50। इसमें से इसको माइनस करूँगा। तो ना बहुत बच्चे लोगों को समझ में नहीं आता है क्या करना है, तो मैं आपको इनपुट वाला बता रहा हूँ। इनपुट मतलब परचेज, मतलब कुछ लोगों को कंपैरिजन करने नहीं आता है। तो अगर किनको कंपैरिजन करने नहीं आता तो उनके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर आपका आंसर अगर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव परचेज के टाइम पे, तो समझ जाना लॉस है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आएगा तो समझ जाना कि आपका प्रॉफिट है। मतलब इसको, जो आपने एक्चुअल परचेज किया उसको हमेशा पेमेंट करते समय उसमें से माइनस करते जाना। तो देख लेना। तो अब देखो, अभी मैं आपको ये वाला ट्रांजेक्शन में आपको दिखाता हूँ। देखो, मैंने परचेज़ किया 49 में और पेमेंट करो 49.50। तो देखो आंसर मेरा नेगेटिव आ गया। तो मतलब मैंने ज़्यादा पैसा पे किया इसलिए आंसर नेगेटिव है। तो अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो लॉस, पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट। जिनको नहीं समझता है, जो इजीली कंपैरिजन कर सकता है तो डायरेक्ट करेगा तो भी चलेगा ऐसा। बट जिनको नहीं समझता उनके लिए मैंने ये ट्रिक बताया। ठीक है, चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में और क्या लिख के दिया है, तो आगे अगर मैं क्वेश्चन में देखूँ तो नेक्स्ट लिख के दिए 15 मार्च 2013 को $75,000 का पेमेंट किया। ठीक है, और उस टाइम पे 15 मार्च 2013 को डॉलर का रेट कितना था? 47.60। देखो तारीख भी यहीं पे लिख के दी है 40.60। तो तारीख के साथ मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देता हूँ। सेम वही आपको रिकॉर्ड करना है जैसा करते हैं। तो 15 मार्च 2013 मैंने पेमेंट पेड किया। कितने डॉलर का पेमेंट पेड किया? $75,000 का। और उस टाइम पे डॉलर का रेट कितना था? क्वेश्चन में लिख के दिया है 47.60। ओके, अब कंपेयर करो। सोचो आपने 49 में परचेज़ किया था, लेकिन अभी आप पेमेंट करो 47.60। तो अगर मैं पैसा ये कम दे रहा हूँ ना, पैसा अगर मैं पैसा कम दूंगा तो मेरे लिए लॉस है। तो सेम 15 मार्च 2013, तो ये मेरे लिए FEF लॉस हो जाएगा। लॉस कितने का हो जाएगा मुझे? उसमें इसको माइनस करता हूँ। तो 49 पॉइंट माइनस 47.60, तो आंसर आता है 1.4। सॉरी, प्रॉफिट है, मैं गलत लिख दिया। पॉजिटिव है ना, कम पैसा दिया तो मेरे लिए फ़ायदा है। तो देखो, तो ये पॉजिटिव है आंसर। पॉजिटिव कैसा है देखो, 49 में से माइनस करूँगा 47.60। तो देखो आंसर पॉजिटिव आता है। तो मैंने क्या बोला, आंसर अगर पॉजिटिव आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा, तो इसलिए प्रॉफिट लिख दूँगा। ठीक है, नेक्स्ट डेट देखते हैं। तो अगर मैं अपन नेक्स्ट डेट अगर देखें तो नेक्स्ट डेट दिखाई देता है 20 अप्रैल। ओके, तो 20 अप्रैल को मैं पेमेंट पेड करो, लेकिन 20 अप्रैल के पहले हमारा ईयर एंडिंग का डेट आता है जो होता है 31 मार्च। और 31 मार्च को हम लोग के अपने अकाउंट को क्या करना पड़ता है? सेटल करना पड़ता है। तो इसलिए इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के पहले मैं 31 मार्च को अपने अकाउंट को सेटल करूँगा। तो इसका मतलब बीच में क्लोजिंग डेट आ गया। तो जब भी बीच में अगर क्लोजिंग डेट आएगा तो आपको कंपलसरी 2 एंट्री आपको पास करनी है। 31 मार्च 2013 डेट लिखने का कंपलसरी। तो पहली एंट्री पास करने का क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री में क्या बेसिकली पास करना है? प्रॉफिट और लॉस ही पास करना है। लेकिन आपको ये देखना है कि जब साल ख़त्म होने के लिए आया तो उस टाइम पे डॉलर का रेट क्या था। तो आपको कंपैरिजन के लिए क्वेश्चन में हमेशा लिख के दिया रहेगा। तो देखो यहाँ पे 31 मार्च 2013 को डॉलर का रेट कितना था? 45 दिखाई दे रहा है यहाँ पे 45। तो फॉर रेफरेंस इसका लेना है अपन को, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 45। ठीक है, बस अब कंपेयर करो। तो क्लोजिंग के टाइम पे डॉलर का रेट 45 हो गया और मैंने परचेज़ किया था 49। तो मैं क्या सोचूंगा कि आने वाले दिनों में जो मुझे पेमेंट करना पड़ेगा ना, वो 45 के हिसाब से करना पड़ेगा।
तो इसका मतलब मेरे लिए तो प्रॉफिट है, क्योंकि मुझे पैसा कम देना पड़ेगा ना। देखो 49 में मैंने परचेज़ किया, बट आने वाले दिनों में मैं क्या सोचूंगा कि मुझे 45 के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा, तो मुझे तो पैसा कम देना पड़ेगा, तो इस केस में मुझे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो FEF प्रॉफिट, तो कितने डॉलर का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे, तो 49 में से 45 गया तो $4 का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ और आता है, वो अब मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये होगी क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री जस्ट हेडिंग है, आपको उसमें प्रॉफिट और लॉस वाली एंट्री पास करनी है। मतलब ये जो मैंने यहाँ पे लिखा ना, इसकी एंट्री पास करनी है। ऐसी क्लोजिंग एंट्री की कोई ऐसी एंट्री होती नहीं है, ये जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे डॉलर का रेट लिखा। आपको उसका कुछ नहीं करना है, जो करना है इसकी एंट्री पास करनी है आपको, सिर्फ और सिर्फ इसकी एंट्री पास करनी है, इसकी नहीं। ठीक है, फिर इसी तरह 31 मार्च 2013 को फिर आपको ट्रांसफ़र एंट्री पास करनी पड़ेगी, ट्रांसफ़र एंट्री। तो ट्रांसफ़र एंट्री में पॉजिटिव नेगेटिव करके आता है, तो यहाँ पे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ट्रांसफ़र एंट्री याद रखना है। ठीक है, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा आपको क्लोजिंग के टाइम पे ये दो एंट्री पास करना है, क्लोजिंग एंट्री, दूसरा ट्रांसफ़र एंट्री। अब मैं सम पूरा जब सॉल्व करूँगा ना, तो आपके मन में जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अब नेक्स्ट डेट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट डेट अगर मैं देखूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 20 अप्रैल 2013 को मैंने $75,000 का मैंने पेमेंट किया, और उस टाइम पे 20 अप्रैल को डॉलर का रेट कितना था, 46.75। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 20 अप्रैल 2013 को मैंने पेमेंट पेड किया, तो पेमेंट पेड कितने डॉलर का पेमेंट किया, $75,000 का पेमेंट किया, और उस टाइम पे डॉलर का रेट कितना था, 46.75। तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। अब कंपेयर करो, वही तो मैंने परचेज़ कितने में किया था, 49 में, अब मैं कितना पेमेंट कर रहा हूँ, 46.75, बराबर। तो इसमें से इसको माइनस कर दो, आपको अपना प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा, बराबर। बट ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक बार जब ईयर एंडिंग का डेट अगर आ जाएगा ना बीच में, तो फिर जो क्लोजिंग के टाइम पे आपका जो डॉलर का रेट था ना, फिर उस रेट को फिर आपको बेस करके समझने का है। फिर पुराने वाले रेट को आपको भूल जाना है, फिर आपके लिए नया रेट ये हो जाएगा। फिर ये जो 45 मैंने लिखा है ना, यही आपका परचेस वाला रेट हो गया फिर। क्योंकि मैं क्या सोचूंगी, क्लोजिंग के बाद जो रेट है 45 रुपीज़ हो गया, तो आने वाले साल में वही चलेगा, इसलिए आपको पुराना वाले रेट भूलना पड़ेगा और ये नया वाला रेट याद रखना पड़ेगा। तो आपको इसको अब इसको कंपेयर करना है। ओके, तो इसका मतलब अब ऐसा समझो कि मैंने ख़रीदा था 45 में, अब मैं पेमेंट करो 46.75, तो मैं पैसा ज़्यादा दे रहा हूँ। तो अगर मैं पैसा ज़्यादा दूंगा तो मेरे लिए क्या होता है, लॉस होता है। तो FEF मेरे लिए लॉस है। सेम तारीख 20 अप्रैल 2013, सेम। ठीक है, तो कितने डॉलर का मुझे लॉस हो रहा है, तो इसमें इसको माइनस कर देता हूँ। तो 45 में से माइनस करूँगा 46.75, तो आंसर आता है $1.75। मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपका आंसर अगर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव, तो आंसर अगर नेगेटिव है तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बस ये मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया। बस आपको फॉरेन करेंसी में ये याद रखना है, एक बार क्लोजिंग एंट्री आ गया तो फिर आपको पुराना वाला रेट भूल जाना है, आपको फिर ये वाला रेट पकड़ के फिर आगे स्टोरी को कंटिन्यू करने का है बस। तो आप बोलेंगे सर आपको तो बताने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। ऐसा कुछ नहीं, मैं अभी समझा रहा हूँ इसलिए ज़्यादा टाइम लग रहा है। जब एक बार आपको समझ आएगा ना, तो यही एक्टिविटी आपको 5 मिनट के अंदर आपकी हो जाएगी ऐसे। तो ये मैंने वर्किंग नोट किया बस। अब इसी वर्किंग नोट को ध्यान में रखते हुए जैसे मैंने लिखा है उसके अकॉर्डिंगली मैं क्या करूँगा, इसकी एंट्री पास करते हुए चलूँगा। ठीक है, तो अब मैं इसका जनरेटिव का फॉर्मेट बना के आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह देखो मैंने जनरेटिव का फॉर्मेट बना लिया। तो मैंने लिखा जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मरीना लिमिटेड, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है, तो अभी आपको टेक्स्ट बुक की देखने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे मैंने जो ट्रांजेक्शन लिखा उसके हिसाब से एंट्री पास करनी है। तो पहला है 1 जनवरी 2013 को मैंने क्या किया, गुड्स परचेज़ किया। कितने डॉलर का परचेज़ किया, 2,50,000 का, और उस टाइम पे डॉलर का रेट कितना था, 49। बस परचेज़ वाली एंट्री पास करनी। बट सर आपने तो परचेज़ की तो 2 एंट्री लिख के दी है, एक कैश की और दूसरी क्रेडिट की।
तो इसमें देखो कैश और क्रेडिट लिखा है ना, बट इसमें कौन सा आएगा, उनमें क्रेडिट वाला आएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं लिख के दिया, मतलब क्रेडिट ही। अब सामने वाले को अलग अलग टाइम पे पेमेंट कर रहा है, मतलब ऑन द स्पॉट थोड़ी पेमेंट कर रहा है, तो क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन होगा। और यहाँ पे गुड्स अपन ने इंपोर्ट किया है, क्रेडिट वाला, तो एंट्री क्या है, गुड्स अकाउंट डेबिट या फिर असेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम अकाउंट। तो यहाँ पे हमने क्या खरीदा, गुड्स खरीदा। तो आप लोग गुड्स लिखो या परचेस लिखो, कुछ भी चलेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे तारीख लिख तो 1 जन 2013 मैंने गुड्स परचेस किया, इसलिए गुड्स अकाउंट डेबिट। मैंने किस पार्टी से खरीदा, तो क्वेश्चन में लिख के दिया जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी, तो जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, वो क्रेडिट में आ जाएगा बस। अब इसका वैल्यूएशन करना है, तो कितने डॉलर का मैंने परचेस किया है, तो यहाँ पे लिख के दिया देखो, $2,50,000 और उस टाइम पे डॉलर का रेट कितना था 49, बस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो $2,50,000 इंटू 49 मल्टीप्लाई कर दो, आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। 2,50,000 इंटू 49, तो ये आ जाएगा 1,22,50,000। तो 1,22,50,000 ये क्रेडिट में आ जाएगा, 1,22,50,000। रिकॉर्ड करती नरेशन क्या लिखना है, बीइंग गुड्स आर इम्पोर्टेड या परचेज, कुछ भी लिखो, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखा 1 Feb 2013 को मैंने पेमेंट पेड किया। कितने डॉलर का पेमेंट पेड किया, $1,00,000 का, और उस टाइम पे डॉलर का रेट कितना था 49.50, तो पेमेंट पेड। तो अगर मैं पेमेंट पेड करूँगा तो देखो मैंने एंट्री आपको क्या लिख के दी है, तो पेमेंट अगर पेड होगा तो एंट्री है पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो मेरी पार्टी का नाम क्या है, तो मेरी पार्टी का नाम है जेमिनी ट्रेडिंग। तो 10 Feb 2013 तो जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, पैसा जाएगा ना अपने पास से, पैसा पे करेंगे तो ठीक है। तो कितने डॉलर का पेमेंट किया मैंने, $1,00,000 का पेमेंट किया, और उस टाइम पे डॉलर का रेट 49.50 था। तो मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, 49,50,000 डेबिट में आएगा और क्रेडिट में आएगा 49,50,000। नरेशन बीइंग पेमेंट पेड, हमने अभी पेमेंट पेड किया इसलिए वो एंट्री आएगी। अब नेक्स्ट डेट देखते हैं, पेमेंट पेड किया तो क्या हुआ, ओके। तो 10 Feb 2013 को सेम लॉस हो गया मुझे, कितने डॉलर का, 0.50 का, तो लॉस वाली एंट्री पास करेंगे। तो देखो मैंने आपको लॉस वाली एंट्री क्या लिख के दी है, अगर जब भी लॉस होगा तो आपको FF को डेबिट में लिखना है, इसलिए FF अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम अकाउंट। तो यहाँ पे नेक्स्ट डेट आ जाएगा, सेम तारीख, मतलब वही डेट आएगा 10 Feb 2013, पेमेंट पेड मतलब FEF अकाउंट डेबिट, मतलब आपको तो फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। फुल फॉर्म मतलब फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट करके आपको पूरा लिखना है यहाँ पे। तो FEF अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम अकाउंट, तो पार्टी का नाम क्या है, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। अब इसका वैल्यू करना है, तो फिलहाल मैंने अभी कितने डॉलर का पेमेंट किया था, हाल फिलहाल में 1,00,000 का, उसी को क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई कर देना है 0.50 से। 0.50 से देखो ना, 10 Feb को $1,00,000 का पेमेंट किया, तो उसी को उससे मल्टीप्लाई कर देने का, तो ये आ जाएगा 0.50, तो आई थिंक 50,000 आएगा, 50,000। तो यहाँ पे 50,000, यहाँ पे मैंने लिख दिया 50,000। अब क्या करेंगे, नरेशन। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग पेमेंट पेड एट लॉस, हो गया। चलो नेक्स्ट डेट देखते हैं क्या लिख के दिया। तो नेक्स्ट डेट अगर मैं देखूँ तो 15 मार्च 2013 को, इधर है, 15 मार्च 2013 को वापस मैंने पेमेंट पेड किया $75,000 का, और उस टाइम पे डॉलर का रेट था 47.60।
बराबर। तो पेमेंट पेड मतलब वही सेम पार्टी ने जो आपको लिख के दिया है, पेमेंट पेड पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे मैं एंट्री लिख देता हूँ 15 मार्च। तो 15 मार्च 2013 पेमेंट पेड मतलब पार्टी का नाम आएगा। तो पार्टी का नाम क्या है? जेमिनी। तो जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो कितने डॉलर का पेमेंट किया? $75,000 का पेमेंट किया, और उस टाइम पे डॉलर का रेट था 47.60। मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 75,000 इंटू 47.60। तो ये आ जाएगा 35,70,000। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 35,70,000। यहाँ पे भी लिख दूंगा 35,70,000। नरेशन बीइंग पेमेंट पेड हो गया। अब पेमेंट पेड करते समय ये चेक करो कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो 15 मार्च को प्रॉफिट हुआ 1.4 का, राइट। तो प्रॉफिट वाली एंट्री पास कर देंगे। तो अगर प्रॉफिट होगी तो उसकी एंट्री क्या लिख के दी है मैंने? तो पार्टी नेम अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट। तो मतलब प्रॉफिट होगा तो FEF अकाउंट क्रेडिट में आ जाएगा। तो 15 मार्च 2013 FEF क्रेडिट पार्टी नेम डेबिट। तो पार्टी का नाम क्या है? जेमिनी। तो जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट। तो अभी हाल फिलहाल में मैंने कितने डॉलर का पेमेंट किया था? 75,000, उसको लेने का इनटू, और $1 के पीछे कितने का लॉस प्रॉफिट हो रहा है वो लिख देने का 1.4। तो मैं यहाँ पे 1.4 लिख दूँगा, बस मल्टीप्लाई कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो 75,000 इंटू 1.4 तो आता है 1,05,000। तो डेबिट में 1,05,000, क्रेडिट में 1,05,000। नरेशन लिखेंगे बीइंग पेमेंट पेड एट लॉस। हो गया, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट के लिए मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, तो फॉर्मेट आपको इस तरह करने का है और आपको नरेशन भी इस तरह लिखने का है। अब जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा मैं ऐसे ही रफली लिखूंगा इसे, तो समझाने के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है। तो यहाँ तक मैंने एंट्री पास कर दिया। अब 31 मार्च 2013 को क्लोजिंग एंट्री आएगी। तो क्लोजिंग एंट्री का जस्ट हेडिंग है, इसका कोई एंट्री नहीं है। उसके नीचे जो लिखा ना उसकी एंट्री आपको पास करनी है, ठीक है। तो क्लोजिंग के टाइम पे आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट वाली एंट्री लिखनी है। और कितने डॉलर का प्रॉफिट हुआ? $4 का, ठीक है। तो 31 मार्च, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा तो 31 मार्च 2000, यहाँ पे डेट का तो बना लेता 2014। तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट होगा तो FF क्रेडिट आ जाएगा, पार्टी नेम डेबिट आएगा। तो जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू FEF अकाउंट। जो बना ही देते हैं, करना ही पड़ेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या मालूम है कि अभी इसमें वैल्यू क्या लिखना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू FF अकाउंट तो लिख दिया मैंने, और मुझे ये भी मालूम है कि यहाँ पे मेरे को $4 का प्रॉफिट तो हो गया। बट यहाँ पे ये सवाल उठता है कि यहाँ पे कितने डॉलर से मैं मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि यहाँ पे $1 4 है। बट यहाँ पे कितने डॉलर के ऊपर मुझे $4 का प्रॉफिट होगा, सोचो। तो अब तक आप लोगों ने जितना पेमेंट कर दिया उसको भूल जाओ, जितना पेमेंट बाकी है ना उसके ऊपर आपको वैल्यूएशन करना है। मतलब आउटस्टैंडिंग पेमेंट, तो आउटस्टैंडिंग जो भी पेमेंट रहेगा उसके ऊपर आपको करने का। तो देखो, अपने 2,50,000 का आपने परचेज़ किया था गुड्स, इसमें से आपने 1,00,000 का पेमेंट कर दिया, 75,000 का भी पेमेंट कर दिया। अब जितना पेमेंट बाकी है उसके ऊपर आपको वैल्यूएशन करने का है। तो मेरा कितना पेमेंट बाकी है तो आपको दिखा देता हूँ, मतलब 31 मार्च के बाद। तो देखो यहाँ पे
10 फेब को अपने $1 लाख का पेमेंट किया, 15 मार्च को भी अपने $75,000 का पेमेंट किया। अब 20 अप्रैल का पेमेंट बाकी है कितना, 75,000। तो फिर आपको जितना भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट रहेगा उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। तो मेरा भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट कितना है, 75,000। बस ये याद रखना है, जितना पेमेंट कर दे उसको छोड़ देने का, जो बच जाएगा। अभी समझो यहाँ पे एक ही डेट है, अगर यहाँ पे और एक डेट का और एक ट्रांजेक्शन का अगर यहाँ पे वैल्यू लिख के दिया होता तो फिर वो दोनों को प्लस कर दिया रहता, 3 होता तो तीनों को प्लस किया रहता। पर यहाँ पे भी एक ही है $75,000, तो वही $75,000 मैं यहाँ पे कंसिडर करूँगा 20 अप्रैल का। बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग पेमेंट $75,000। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा $75,000 इंटू 4। अब मल्टीप्लाई कर दूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो 75,000 इंटू 4 तो 3 लाख। तो डेबिट में 3 लाख, क्रेडिट में 3 लाख। बस ऐसा आपको मल्टीप्लाई करके लिखने का, और कुछ भी नहीं है। बोलो समझा कि नहीं समझा? समझा ना? बस अब क्या करेंगे, नरेशन लिख देंगे, बीइंग प्रॉफिट है ना, बीइंग प्रॉफिट एट एंड ऑफ द ईयर, प्रॉफिट मेड एट एंड ऑफ द ईयर, ये नरेशन लिख दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते क्या है। अब क्लोजिंग एंट्री हो गया। क्लोजिंग एंट्री तो वो हेडिंग था, उसके अंदर जो प्रॉफिट लॉस था उसकी एंट्री पास किया जाता है। अब आएगा ट्रांसफ़र एंट्री। तो अब ट्रांसफ़र एंट्री में आपको क्या याद रखना, देख लो। तो अभी 31 मार्च वही सेम डेट आएगा, ट्रांसफ़र एंट्री। तो आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे समझाने के हिसाब से यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो एफ अगर आपको डेबिट में नज़र आएगा ना तो कैलसी पे प्लस टाइप करो। अगर एफ आपको क्रेडिट में नज़र आएगा तो कैलसी पे माइनस टाइप करो। तो उसके हिसाब से आपको समझेगा कि क्या आएगा करके। तो मैं आपको लेके जाता हूँ ट्रांजेक्शन में। यहाँ पे देखो, तो पहले ट्रांजेक्शन में अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो पहले ट्रांजेक्शन में तो यहाँ पे कोई एफ नहीं है, गुड से जमे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे देखो, तो एफ यहाँ पे किधर है, डेबिट में ना। तो एफ अगर डेबिट में रहेगा तो कैलसी पे प्लस टाइप करने का, तो प्लस 50,000। तो देखो कैलसी पे मैं आपको टाइप करके भी दिखा देता हूँ। पहले सिंबल टाइप करना है आपको, प्लस 50,000। ठीक है, फिर उसके बाद एफ देखेंगे तो एफ देखो आपको एक यहाँ पे नज़र आ रहा है क्रेडिट में 1,05,000। तो क्रेडिट में रहेगा तो माइनस, जिसके अगर 2 का टैग लगता है मतलब वो क्रेडिट होता है, तो इसलिए माइनस। तो कैलसी पे मैं पहले माइनस 1,05,000 टाइप करूँगा। ठीक है, और देखता हूँ पीछे और किधर एफ है क्या। तो देखो यहाँ पे एक एफ नज़र आ रहा है क्रेडिट में, तो ये माइनस, क्योंकि 2 का टैग लग रहा है तो ये माइनस, तो -3 लाख। तो देखो, तो आंसर नेगेटिव आता है 3,55,000। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो मैंने इसके लिए एंट्री लिख के दिया, देखो ट्रांसफ़र एंट्री में आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपका आंसर नेगेटिव आए कैलसी पे, नेगेटिव का मतलब होता है कि अगर आपका आंसर माइनस में आएगा तो उसको बोलते हैं नेगेटिव। तो माइनस में है तो ये वाली एंट्री पास करेंगे, एफ अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट है करके। बस वो एंट्री मैं यहाँ पे पास कर दूँगा भाई। ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है, आपको लिखना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया बस। तो मैं जो पास करो एंट्री वो ट्रांसफ़र एंट्री पास करो। तो एंट्री क्या है उसकी, एफ अकाउंट डेबिट, एफ अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। और इसका एंट्री वैल्यू क्या है, 3,55,000 यहाँ पे लिख दिया, और 3,55,000 यहाँ पे लिख दिया। नरेशन बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये हमने एंट्री पास कर दिया 31 मार्च 2014। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते क्या है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में 20 अप्रैल 2013 को मैंने पेमेंट पेड किया। कितने डॉलर का पेमेंट पेड किया, $75,000 का, और उस टाइम पे डॉलर का रेट कितना था, 46.75। तो पेमेंट पेड वाली एंट्री आ जाएगी। तो
20 अप्रैल 2014 पेमेंट पेड, तो पार्टी का नाम तो जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। तो मैंने $75,000 का पेमेंट किया इनटू, उस टाइम पे डॉलर का रेट कितना था 46.75, इससे मल्टीप्लाई करूँगा मैं 46.75, तो 75,000 इंटू 46.75, तो आंसर आएगा 35,06,250, 35,06,250। नरेशन बीइंग पेमेंट पेड। ठीक है, नेक्स्ट। अब मैंने पेमेंट पेड किया तो लॉस हो जाएगा, एफ लॉस 1.75 का लॉस हो रहा है, तो लॉस और एंट्री पास करेंगे सेम तारीख 20 अप्रैल 2014 लॉस, तो इसलिए एफ अकाउंट डेबिट टू पार्टी नेम अकाउंट जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। तो अभी मैंने जो हाल फिलहाल जितनी डॉलर का पेमेंट किया उससे मल्टीप्लाई करना है, तो 75,000 इंटू 1.75, तो 1.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 75,000 इंटू 1.75, तो आंसर आएगा 1,31,250, 1,31,250। नरेशन बीइंग पेमेंट पेड एट लॉस। बस हो गया। तो इस तरह मैंने सारी की सारी एंट्री पास कर दी। फिर अब हमें क्या बनाने बोला है, लेजर अकाउंट बनाने वाला है जेमिनी का, तो जेमिनी का भी हम लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे, पार्टी नहीं मतलब पार्टी का, तो जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, तो आएगा डेट, पर्टिकुलर्स और सीधा रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स और रुपीस, बस। GF तो वो बचपन में क्या करते थे, अभी तो टाइम चला गया, तो डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स रुपीस, ये आपका क्रेडिट और ये आपका डेबिट। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। तो अभी आपको देखना है सिर्फ जेमिनी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वही आपको रिकॉर्ड करना है, बस जेमिनी वाइज। ठीक है, तो देखो, तो पहले ट्रांजेक्शन में आपको दिखाई देता रहेगा जेमिनी, एक मिनट, देखो, तो पहले ट्रांजेक्शन में जेमिनी किधर आपको नज़र आ रहा है, जेमिनी देखो, जेमिनी अकाउंट 2 करके नज़र आ रहा है, तो जिसके सामने 2 का टैग लगता है मतलब वो क्रेडिट हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी की क्रेडिट में जाना है। तो देखो, ये हो गया जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी, इतना पार्ट उसका डेबिट है और इतना पार्ट उसका क्रेडिट है, राइट। तो जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी के क्रेडिट में जाऊंगा, क्रेडिट में जाऊंगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूंगा। तो सामने वाले का नाम क्या है, गुड्स अकाउंट, तो बाय गुड्स अकाउंट। तो जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी के क्रेडिट में क्या लिखूंगा, बाय गुड्स अकाउंट, और उसका वैल्यू कितना है वो लिख देंगे, 1,22,50,000, 1,22,50,000, 1,22,50,000 हो गया। और जो डेट उसकी वो लिख देंगे, तो डेट क्या है, 1 Jan 2030। बस आपको डेट वाइज आने का, सिर्फ जेमिनी का ही रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं। अभी देखो, सेकंड ट्रांजेक्शन में जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी आपको डेबिट में नज़र आ रहा है, तो आप लोग डेबिट में जाओगे और उसके सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करोगे। तो सामने वाला कौन है, टू कैश बैंक, तो पहले जेमिनी ट्रेडिंग के डेबिट में जाओ, तो जेमिनी ट्रेडिंग के मैं डेबिट में गया,
और उसके सामने वाले का नाम, तो सामने वाला कौन है, कैश बैंक, तो 10th फैब, तो 10th फैब ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा 10th फैब 2013, लिखूँगा टू कैश बैंक अकाउंट, और उसका वैल्यू कितना है 49,50,000, तो यहाँ पे लिख दूँगा 49,50,000, रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट डेट देखते हैं, सिर्फ जेमिनी करना है आपको। तो 10th फैब में आपको देखो जेमिनी ट्रेडिंग आपको कंपनी क्रेडिट में नज़र आ रहा है ना, तो आपको मतलब जिसके आगे 2 का टैग लगता है मतलब वो क्रेडिट हो जाता है, तो आपको जेमिनी ट्रेडिंग की कंपनी की क्रेडिट में जाने का है और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करना है। तो सामने वाला FEF है, तो इसलिए FEF रिकॉर्ड करूँगा, तो बाय FEF अकाउंट, तारीख क्या है, सेम तारीख 10th फैब 2013, कितने डॉलर का पेमेंट है 50,000, यहाँ पे 50,000 आ जाएगा, हो गया। नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अब वापस देखेंगे तो 15 मार्च को जेमिनी ट्रेडिंग आपको देखो डेबिट में नज़र आता रहेगा, डेबिट में ना, तो आपको क्या करना है, जेमिनी ट्रेडिंग के डेबिट में जाना है और आपको सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करना है। तो 15 मार्च डेबिट में, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 15 मार्च 2013 टू कैश बैंक अकाउंट, और उसका जो वैल्यू रहेगा वो रिकॉर्ड कर लूँगा। तो वैल्यू क्या है 35,70,000, यहाँ पे लिखूँगा 35,70,000, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट, अब उसके बाद जेमिनी देखो यहाँ पे वापस डेबिट में है, तो वापस जेमिनी के मैं डेबिट में जाऊँगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूँगा। तो सामने वाला कौन है, FEF, तो टू जेमिनी के डेबिट में FEF 15 मार्च 2013 टू FEF अकाउंट, कितना है 1,05,000, तो 1,05,000 रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आगे तो सारे ट्रांजैक्शन हो गए, नहीं और बाकी नहीं कर दिया। अब यहाँ पे अब ईयर एंडिंग पे है, तो जेमिनी ट्रेडिंग देखो वापस डेबिट में, तो FEF जेमिनी ट्रेडिंग डेबिट में, तो जेमिनी ट्रेडिंग के डेबिट में जाऊँगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूँगा। तो सामने वाला कौन है, FEF, तो सेम तारीख 31 मार्च 2014 लिखूँगा टू FEF अकाउंट, सामने वाले का नाम लिखना है 3 लाख रुपीज़। मतलब हम लोग अपने खाते में अपना नाम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर लास्ट एंड फाइनल, फिर बीच में तो ईयर एंडिंग आ जाता है ना, ये लास्ट है, तो FEF इधर डेबिट में, PNL, तो इधर जेमिनी ट्रेडिंग नहीं है। फिर उसके बाद 20 अप्रैल को जेमिनी है, लेकिन उसके पहले यहाँ पे ईयर एंडिंग आ जाता है ना, ये समझाने के हिसाब से लाइन खींच रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट ईयर ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए फर्स्ट ईयर को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर को ख़त्म करना पड़ेगा। तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड ज़्यादा है कि क्रेडिट साइड। तो देखेंगे तो देखने से ऐसा लगता है कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ पे 1 करोड़ है ना, इसलिए 1,23 लाख आता है, नहीं हाँ 12,50,000 में 50,000 ऐड करूँगा तो 1,23 लाख, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 1,23 लाख। अब उसमें से ये सबको माइनस कर दूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, तो 1,23 लाख माइनस 49,50,000 माइनस 35,70,000 माइनस 1,05,000 माइनस 3,000, सॉरी यार 3 लाख, तो माइनस करने का आंसर आता है 33,75,000, तो डिफरेंस आता है 33,75,000। तो क्रेडिट में जो डिफरेंस आएगा उसके सामने लिखने का टू बैलेंस CD। अगर इधर भी डिफरेंस आया रहता तो मैं यहाँ पे लिखता बाय बैलेंस CD, पर यहाँ पे तो आया ही नहीं, इसलिए यहाँ पे लिखूँगा और क्लोजिंग डेट लिखूँगा 31 मार्च 2014। तो यहाँ पे क्लोजिंग हो तो उसी के अपोजिट में इसको ओपनिंग कर देना है,
तो नेक्स्ट आएगा 1 अप्रैल 2014, वही डेट आएगा। फिर यहाँ पे लिखूँगा टू बैलेंस BD, और जो वैल्यू रहेगा वो लिख दूँगा 33,75,000। इस तरह अकाउंट क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज कैसे करेंगे? पहले ये चेक करेंगे कि डेबिट साइड ज़्यादा है, डेबिट का रुपीज़ ज़्यादा है कि क्रेडिट का रुपीज़ ज़्यादा है। तो ये वाली सिनारियो में क्रेडिट साइड रुपीज़ ज़्यादा था, तो जो साइड ज़्यादा रहेगा वो दोनों तरफ लिखा। फिर इसमें से मैंने इन सबको सब्सट्रैक्ट किया, तो ये मेरा आंसर आया। तो भले डिफरेंस डेबिट में है या फिर क्रेडिट में, आपको टर्म तो एक ही यूज़ करना है, बैलेंस CD। बट डेबिट में है तो टू बैलेंस CD, क्रेडिट में आएगा तो बाय बैलेंस CD। और आपको हमेशा क्लोजिंग डेट लिखना है। तो 31 मार्च 2014 इधर क्लोजिंग हुआ तो इसलिए इसका ओपनिंग इधर हो जाएगा। अभी समझो वही क्लोजिंग अगर इधर हुआ रहता तो फिर उसका ओपनिंग यहाँ पे लिखता, लेकिन अभी फ़िलहाल इधर है तो इधर ही लिखेंगे। ठीक है, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। अभी ज़्यादा ट्रांजेक्शन है ही नहीं। अब देखो यहाँ तक को तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अभी वापस देखो जेमिनी ट्रेडिंग यहाँ पे डेबिट में है, तो जेमिनी ट्रेडिंग की डेबिट में ही आपको रिकॉर्ड करना है, लेकिन सामने वाले का नाम। तो सामने वाला कौन है? कैश बैंक। तो जाके मैं कैश बैंक रिकॉर्ड करूँगा डेबिट में, यहाँ से इसके नीचे से। तो यहाँ पे आएगा 20 अप्रैल 2014 टू कैश बैंक अकाउंट 35,06,250 डेबिट में। ठीक है, और चेक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 20 अप्रैल 2014 को जेमिनी ट्रेडिंग देखो आपको नीचे नज़र आ रहा है, तो जिसके आगे 2 का टैग लगता है मतलब क्रेडिट हो गया। तो जेमिनी ट्रेडिंग की क्रेडिट में जाना है, आपको सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करना है। तो सामने वाला कौन है? FEF। इसलिए मैं यहाँ पे तारीख लिखूँगा 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल 2014 सामने वाले का नाम, सॉरी यहाँ पे बाय आएगा, मैंने 2 लिख दिया था गलती से। तो यहाँ पे बाय FEF अकाउंट, और वैल्यू आएगा 1,31,250। $35,60,000। ठीक है, अब क्या करेंगे? हो गया, और ट्रांजेक्शन है ही नहीं। अब अकाउंट को क्लोज कर दूंगा। तो अगर अकाउंट को मैं क्लोज करूँगा तो पता चलेगा कि दोनों का दोनों टोटल सेम आता है। इसको अगर मैं प्लस करता हूँ सेम वही आता है 35,06,250। ये भी आएगा 35,06,250। करके दिखा देता हूँ आपको। 33,75,000 प्लस 1,31,250, 35,06,250। तो ये हमेशा से टैली हो जाता है। तो ये आपका जेमिनी ट्रेडिंग। कुछ नहीं करना, जैसे बचपन में हम लोग लेजर अकाउंट बनाते थे ना, मैं वैसे ही बना रहा हूँ, कुछ नहीं है। सिर्फ हमको धीरे धीरे समझा रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी और कुछ नहीं है। बस अब लास्ट हम लोग को FEF अकाउंट बनाना है इसका। ये भी ऐसे ही करना है जैसा मैंने ये किया ना, उसी तरह FEF अकाउंट। मतलब एक ही समय के आपको तीनों चीज़ कवर हो जाएगा। मतलब एग्ज़ाम में कुछ भी पूछेगा तो आप लोग कर सकते हो। तो नाउ FEF अकाउंट, तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। तो इसमें तो कुछ ज़्यादा हेडेक ही नहीं है, वही सेम जैसा इधर किया था। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज़, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीज़। तो यहाँ पे डेट आ जाएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ पे रुपीज़ आ जाएगा, यहाँ पे डेट आ जाएगा, फिर पर्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ पे रुपीज़ आ जाएगा। ये मेरा क्रेडिट साइड, ये मेरा डेबिट साइड। ठीक है, सेम वैसे ही पोस्टिंग करना है। FEF अब इसमें क्या देखना है आपको? सिर्फ FEF देखना है, कहाँ कहाँ पे आपने FEF रिकॉर्ड किया बस। तो देखो ट्रांजैक्शन, तो पहले ट्रांजैक्शन में तो आपको कोई भी FF नज़र नहीं आ रहा है। दूसरे ट्रांजैक्शन में भी देखेंगे तो इसमें भी कोई FF नज़र नहीं आ रहा है। तीसरे ट्रांजैक्शन में देखेंगे देखो आपको FF डेबिट में नज़र आ रहा है। तो आप लोग क्या करेंगे? FF के डेबिट में जाएंगे और उसके सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करेंगे। तो FF के अकाउंट के डेबिट में जाऊँगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूँगा, टू जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट में। तो डेबिट में जाऊँगा, डेबिट में रिकॉर्ड करूँगा। तारीख क्या था उसका? 10 Feb। तो मैं लिखूँगा 10 Feb 2013,
और लिखूँगा जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट। और डॉलर का रेट कितना था, 50,000 था, तो यहाँ पे 50,000 लिख दूँगा। दिखा देता हूँ, देखो वैल्यू 50,000 है ना यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं, अब उसके बाद ट्रांजेक्शन में अगर मैं देखूँ तो 15 मार्च में तो कोई एफ नहीं है। फिर देखो 15 मार्च को वापस एफ आता है, क्रेडिट में आता है। क्यों? क्योंकि जिसके आगे 2 का टैग लगता है मतलब क्रेडिट होता है। तो एफ के क्रेडिट में जाऊँगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूँगा। तो एफ के क्रेडिट में जाऊँगा, सामने वाले का नाम क्रेडिट में जाऊँगा, तारीख के साथ रिकॉर्ड करूँगा 15 मार्च, 15 मार्च। तो 15 मार्च 2013 बाय जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, और वैल्यू कितना आएगा, 1,05,000। बस फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। अब 31 मार्च को अगर देखेंगे तो वापस एफ क्रेडिट में नज़र आ रहा है। तो एफ के क्रेडिट में जाएंगे और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करेंगे, तो वापस वही जेमिनी ट्रेडिंग 31 मार्च, 31 मार्च 2014 ना, नहीं 30 नहीं है। तो बाय जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, और वैल्यू कितना है, 3 लाख, तो यहाँ पे 3 लाख आ जाएगा, ठीक है। और देखते हैं एफ किधर है। फिर 31 मार्च 2014 को वापस एफ देखो यहाँ पे डेबिट में हुआ, तो एफ के डेबिट में जाऊँगा और सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूँगा, P&L अकाउंट 3,55,000। तो 31 मार्च 2013 लिखूँगा टू P&L अकाउंट, वैल्यू आएगा 3,55,000। हो गया फर्स्ट ईयर। क्योंकि उसके बाद फिर 20 अप्रैल आता है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर एंड हो जाता है। तो फिर इस ईयर को भी क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो इसमें तो कुछ मसला नहीं है, तो दोनों सेम सेम आ जाएगा। तो दोनों को अगर मैं प्लस करता हूँ तो इसमें इसको ऐड करूँगा तो 4,05,000 आ जाएगा, और इस 1,05,000 में 3 लाख ऐड करूँगा तो ये भी 4,05,000 आ जाएगा। हो गया। एंड लास्ट एंड फाइनल, अभी यहाँ पे तो कोई एफ नहीं है। अब यहाँ पे देखो एफ डेबिट में है, तो 20 अप्रैल 2014 को एफ डेबिट में, तो एफ के डेबिट में जाऊँगा, सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूँगा। एफ के डेबिट में जाऊँगा, डेबिट तो 20 अप्रैल 20 अप्रैल 2013 टू जेमिनी ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट, कितना है, 1,31,250। बस हो गया, और कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं, हो गया। अब अकाउंट क्लोज कर दो। तो देख के क्या लग रहा है, कौन सा साइड ज़्यादा लग रहा है, ऑफकोर्स डेबिट साइड। तो 1,31,250 यहाँ पे लिख दूँगा, 1,31,250 यहाँ पे लिख दूँगा। इसमें 0 माइनस करूँगा तो डिफरेंस कितना आएगा, 1,31,250। और क्या लिखने का, जब भी अकाउंट क्लोज करेंगे एफ का जो भी डिफरेंस आएगा P&L अकाउंट। और क्लोजिंग डेट तो 31 मार्च 2014। बस हो गया। इस तरह आपको फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। तो ये सब लेंदी इसलिए हो क्योंकि इसमें मल्टीपल अकाउंट बनाने के लिए बोला था, तो एक ही समय मैंने आपको सब कुछ कवर करा दिया। मतलब एंट्री कैसे पास करते हैं, पार्टी अकाउंट का लेजर अकाउंट कैसे बनाते हैं, और एफ अकाउंट कैसे बनाते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझा रहेगा। देख लीजिए, कुछ नहीं था, ये तो मेरे लेजर अकाउंट, ये वाला। फिर यहाँ पे तो मैंने एंट्रियाँ पास की है, फिर यहाँ पे भी एंट्री है, फिर यहाँ पे। आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।